अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल है, दैट इज अबाउट द गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज। इसके अंदर अभी तक हमने कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस उनको डिस्कस करा, उसके साथ साथ डिपॉजिट्स के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या गाइडलाइंस होगी, हमने उसको डिस्कस करा। एंड बैंक्स कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, हमने उस चीज को डिस्कस करा। आज हम अपना फोर्थ यूनिट दैट इज अबाउट द अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल शुरू करने जा रहे हैं। अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स, इस यूनिट के अंदर हम स्मार्ट एंड डेबिट कार्ड बिजनेस के बारे में, उनको इशू करने की क्या गाइडलाइंस है, उसके बाद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इशू किए जाएंगे, किस तरीके से ऑपरेट होंगे, उनकी गाइडलाइंस को पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं उसको भी हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारा नेफ्ट सिस्टम, आरटीजीएस सिस्टम एंड एटीएम एंड ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोविजंस है वो भी हम क्या करने वाले हैं, इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर की बेसिकली इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अल्टरनेटिव चैनल्स जो चैप्टर है हमें बेसिकली पढ़ना क्यों पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, पिछले काफी सालों में बैंकिंग सेक्टर ने खुद को काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज करा। रीजन बीइंग, एक तो लोगों की क्या थी, बैंकिंग सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही थी, नीड बढ़ रही थी। सेकंड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा हो गई इन द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि आज क्या हो रहा है, हर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन फैसिलिटीज इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। तो उस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए इन द रेगुलेशंस, तो हमने क्या करा, रेगुलेशंस को भी थोड़ा मोल्ड करा, रेगुलेशंस को भी चेंज करा, ताकि जो ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज हो रही है उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सके, प्रॉपर गाइडलाइंस ला सके। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, बैंक्स ने क्या करा, बैंक्स पहले क्या कर रहे थे, ब्रांचेस के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। लाइक काउंटर पे एक ऑफिसर बैठा है, काउंटर पे एक पर्सन बैठा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बैंकिंग ने क्या करा, अपने आप को उससे चेंज करके डायरेक्ट सेल्स या मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करा। लाइक फोन के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू करा। तो बेसिकली हमने क्या करा, अपना जो नॉर्मल चैनल था, डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ सर्विसेज, उसको हटके हमने न्यू चैनल्स अडॉप्ट करे, जिसको हमने क्या कहा, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। उन चीजों को ही हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डिलीवरी चैनल्स के अल्टरनेट यूज करने से बेनिफिट क्या हुआ, एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो कि बैंक है, उनके लिए वैल्यू क्रिएट हुई। वैल्यू कैसे क्रिएट हुई, जहां वो पहले सिर्फ लाइक सपोज 100 कस्टमर्स के पास पहुंच पा रहे थे, आज अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स की हेल्प से वो 1000 कस्टमर्स तक पहुंच पा रहे हैं। सेकंड, फॉर क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट जिनको पहले बैंकिंग सर्विसेज लेने में दिक्कत आ रही थी, अब थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट, वो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को इजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम पहला अपना अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्मार्ट और डेबिट बिजनेस, डेबिट कार्ड बिजनेस। कि डेबिट कार्ड बिजनेस किस तरीके से गवर्न होगा, उसके हम कुछ गाइडलाइंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक्स क्या कर सकते हैं, स्मार्ट या ऑनलाइन डेबिट कार्ड सिर्फ अपने बोर्ड की अप्रूवल के साथ इशू कर सकते हैं, उन्हें इसके लिए आरबीआई की अप्रूवल लेनी नहीं पड़ेगी। बट अगर वो बैंक ऐसे डेबिट कार्ड इशू कर रहा है जिसके अंदर ऑथराइजेशन या सेटलमेंट कुछ भी ऑफलाइन बेसिस पे है, तो ऑफलाइन बेसिस पे इशू करने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, आपको आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई आप ऑफलाइन डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स को डिटेल सबमिट करनी है, डिटेल्स रिगार्डिंग मोड ऑफ ऑथराइजेशन, सेटलमेंट, ऑथेंटिकेशन मेथड, एम्प्लॉय, टेक्नोलॉजी यूज, टाई अप्स, कि अगर उन्होंने किसी सर्विस प्रोवाइडर, किसी एजेंसी से टाई अप करे, उनकी डिटेल आरबीआई को सबमिट करवानी पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ उनको अपना बोर्ड रेजोल्यूशन भी सबमिट करवाना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि हम बोर्ड बेसिकली परमिशन दे रहा है कि बैंक क्या कर सकता है, डेबिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड को इशू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे बैंक जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ है उससे ज्यादा है, सिर्फ वही बैंक्स क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स आर नॉट अलाउड टू इशू स्मार्ट डेबिट कार्ड विद टाई अप विद अदर नॉन बैंक एंटिटीज, कि टाई अप के अंदर अदर नॉन बैंक एंटिटीज के साथ टाई अप करके स्मार्ट या डेबिट कार्ड्स को इशू नहीं करा जा सकता। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, जो भी उनका स्मार्ट या डेबिट कार्ड का बिजनेस है उसको क्या करना है, टाइमली बेसिस के ऊपर रिव्यू करना है। टाइमली बेसिस मतलब हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर आपने उसको रिव्यू करना है। हाफ ईयर कब कब, एट द एंड ऑफ मार्च एंड एट द एंड ऑफ सितंबर एवरी ईयर आपने रिव्यू करना है, उस पर कमेंट्स करने हैं। इनकेस कोई एक्शन, करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है तो आपने वो करेक्टिव एक्शन को परफॉर्म करना है।
ठीक है। उसके साथ साथ आपको अपने ऑपरेशंस की एक रिपोर्ट बनानी है, एंड रिपोर्ट को क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई को सबमिट करवा देना है। उसके साथ साथ आपको सेम उसकी उसी रिपोर्ट की एक कॉपी भी सबमिट करवानी है टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली मतलब वही एट द एंड ऑफ मार्च एंड एट द एंड ऑफ सितंबर एवरी ईयर। ठीक है। उसके अलावा बैंक्स को क्या है, परमिशन है कि वो क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड की यूसेज बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक कैशबैक। ठीक है कि आप सपोज इतनी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, या जैसे डेबिट कार्ड पे एक ऑफर होती है कि अगर आप इससे फ्यूल डलवाते हो, तो सपोज आपने अगर 1000 का फ्यूल डलवाया तो आपके ऊपर कोई फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा। तो आप इस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो बिना आरबीआई के अप्रूवल के। बट हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर बैंक कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है उसमें किसी भी तरीके का लॉटरी या चांस का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं लाइक यूपीआई की, यूपीआई में जब गूगल पे या पेटीएम आए थे तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, स्क्रैच कार्ड्स प्रोवाइड करे कि आप उसको स्क्रैच करोगे तो आपको हो सकता है कुछ कैशबैक मिले। तो उसमें क्या था, एलिमेंट ऑफ लॉटरी या चांस था। उस तरीके के इंसेंटिव्स बैंक वाले नहीं दे सकते। उनका अगर उन्होंने इंसेंटिव देना है वो क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए कि अगर मिलेगा तो सभी को मिलेगा और नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो दीज वर द बेसिक गाइडलाइंस अबाउट द और स्मार्ट और डेबिट कार्ड बिजनेस। ठीक है। उसके बाद डेबिट कार्ड को इशू करने के लिए क्या गाइडलाइंस है हम उसको देखने वाले हैं। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वो अपने खुद के ब्रांड के भी इशू कर सकते हैं एंड को ब्रांडेड डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, एंड उसके लिए आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। को ब्रांडेड डेबिट कार्ड बेसिकली क्या होते हैं, सपोज एक एग्जांपल अगर हम ले इसकी कि सपोज एक कंपनी आईओसी की एग्जांपल लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एसबीआई मिलकर अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते, डेबिट कार्ड लॉन्च करते हैं। ठीक है। उसका कुछ भी नाम हो सकता है, हम उसका नाम देते हैं आईओसी एसबीआई कार्ड। ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है, आईओसी ने अपना ब्रांड यूज करा एंड एसबीआई ने को ब्रांडेड पार्टनरशिप करके कार्ड लॉन्च करा। उसमें हो सकता है स्पेसिफिक फीचर्स और रिगार्डिंग द ब्रांड कि अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कहीं से भी पेट्रोल डलवाओगे या उनकी सर्विसेज यूज करोगे उसके ऊपर आपको कैशबैक मिल सकता है या सरचार्ज नहीं लगेगा। सिमिलरली जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनीज भी क्या कर सकती हैं, बैंक के साथ टाई अप करके अपने कार्ड इशू करवा सकती हैं कि अगर आप उन कार्ड्स का यूज करके हमारी एप्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करोगे तो उसको आपको कैशबैक मिलेगा एक्सेट्रा। तो इस तरीके के को ब्रांडेड कार्ड भी इशू करे जा सकते हैं एंड उसके लिए आपको आरबीआई के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बट उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव डेबिट इशुएंस पॉलिसी होनी चाहिए जो कि क्या करेगा, बोर्ड अप्रूव करेगा। ठीक है। उसके बाद डेबिट कार्ड जो इशू करे जाएंगे सिर्फ उन लोगों को करे जाएंगे जिनके पास क्या है, सेविंग बैंक या करंट अकाउंट है। जिनके पास सीसी या लोन अकाउंट है उनको कैश क्रेडिट, उनको डेबिट कार्ड की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। ठीक है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे ही ट्रांजेक्शन करी जाएगी या जैसे ही पैसा निकाला जाएगा वो क्या होगा, साथ के साथ ही कस्टमर के अकाउंट से कट जाएगा। मतलब बेसिकली जिसके अंदर क्या हो, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग हो कि जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन करी साथ के साथ अकाउंट से पैसा कट गया। ठीक है। उसके बाद जो हमने प्रोविजन पढ़ी थी रिगार्डिंग ऑफलाइन डेबिट कार्ड, उसमें एक चेंज आया था। चेंज क्या था कि बैंक्स को अब नए ऑफलाइन डेबिट कार्ड इशू करने की परमिशन नहीं है क्योंकि सारा का सारा मैकेनिज्म क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। एंड ऐसे बैंक जिनके पास पहले ऑफलाइन डेबिट कार्ड चल रहे थे जब ये प्रोविजन आई थी, तो उन्हें कहा गया कि आपने क्या करना है, सारे के सारे ऑपरेशन का रिव्यू करना है एंड दिसंबर 12 2012 से 6 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना है, सारे के सारे ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स को परमानेंटली बंद कर देना है एंड नए कार्ड्स आप इशू नहीं करोगे। ठीक है। उसके साथ जब बैंक्स अपने डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो भी केवाईसी, एएमएल या सीएफटी की गाइडलाइंस उनका क्या आ रहा हो, कंप्लाई हो रहा हो। चाहे वो डेबिट कार्ड खुद के हो चाहे को ब्रांडेड डेबिट कार्ड हो, दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, केवाईसी एएमएल एंड सीएफटी गाइडलाइंस का कंप्लायंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट रेट डायरेक्टिव्स एज इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली अगर डेबिट कार्ड मतलब उनके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है तो जो इंटरेस्ट उन पे दिया जाएगा वो एज पर जो भी नॉर्म्स होंगे, एज पर द इंटरेस्ट रेट नॉर्म जो डिपॉजिट्स वाले चैप्टर में पढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ कार्ड्स टू कस्टमर्स में बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आप कोई किसी भी कस्टमर को अनसोलिसिटेड बेसिस के ऊपर कार्ड को डिस्पैच नहीं करोगे अनलेस वो आप क्या भेज रहे हो, कार्ड की रिप्लेसमेंट भेज रहे हो। अनसोलिसिटेड बेसिस मतलब क्या होता है कि सपोज कस्टमर ने डिमांड नहीं करा, उसके बावजूद आपने क्या करा, खुद की तरफ से डेबिट कार्ड इशू कर दिया, तो उस चीज की परमिशन नहीं है। बट अगर उसका सपोज कार्ड एक्सपायरी हो रहा था तो बैंक अपने बेसिस पे क्या कर सकते हैं, न्यू कार्ड भेज सकते हैं विदाउट द कस्टमर्स रिक्वेस्ट।
कि आपका एक्सपायर हो रहा है तो हम जस्ट को रिन्यू कर रहे हैं कार्ड को, तो वो चीज आपके पास अलाउड है। ठीक है, उसके बाद बैंक और कार्ड होल्डर का जो भी रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कि जब डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड कार्ड होल्डर क्या करेगा, वर्कआउट करेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक ने क्या करना है, कार्ड होल्डर को सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में एक रिटर्न के अंदर उसको बताना है। एंड ताकि बताना क्यों है, ताकि दोनों पार्टीज के बीच में क्या रहे, क्लैरिटी रहे, दोनों का इंटरेस्ट क्या रहे, क्लियर रहे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने ये भी बताना है कि कौन कौन से चार्जेस कस्टमर से कलेक्ट किए जाएंगे या कब कब क्लियर करे जाएंगे, मतलब सारे के सारे नॉर्म्स बैंक ने क्या करना है, कस्टमर को क्लियर कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ सपोज कुछ चेंज होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में, तो आपने उस कस्टमर को वो बताना है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ये थी एंड अब ये चेंज हो चुकी हैं। एंड इन केस अगर वो कस्टमर चाहता है तो उसको आपने ऑप्शन देनी है कि चेंजेस के करके अगर उसको विड्रॉ करना है तो क्या कर सके, अपने ऑप्शन को विड्रॉ कर सके, अपने कार्ड को वापिस कर सके। ठीक है, उसके बाद बैंक्स की ये जिम्मेवारी है कि उनको कार्ड होल्डर को उसके ऑब्लिगेशंस के बारे में बताना है। ऑब्लिगेशंस में बेसिकली क्या क्या आता है कि कस्टमर की जिम्मेवारी है कि उसने अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं कि उसका कार्ड क्या रहे, सेफ रहे और सेफली तरीके से यूज होता रहे। सेकंड, उसमें बेसिकली क्या कर सकता है कस्टमर कि उसका जो पिन होगा या कोड होगा उसको कहीं पे लिखना नहीं है, क्योंकि अगर लिखा तो हो सकता है कॉपी हो सकता है, तो आपने वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद इन केस कस्टमर का जो कार्ड है वो गुम जाता है या उसकी कॉपी हो जाती है या किसी ऐसे तरीके से यूज करा जाता है जिसका उसको यूज नहीं होना चाहिए था, तो कस्टमर क्या करेगा, बैंक को इमीडिएटली बेसिस के ऊपर नोटिफाई करेगा कि सर मेरा कार्ड या तो गुम गया या किसी ने कॉपी कर लिया, उसको गलत तरीके से यूज करा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कस्टमर की यह भी जिम्मेवारी होगी कि अगर कस्टमर के अकाउंट के अंदर कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई है या कोई भी रेगुलरिटी है तो उसको क्या करना है, बैंक को उसको नोटिफाई करना है। बैंक्स को ये करना है, बैंक्स को एक कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाना है, अ कॉन्टैक्ट पॉइंट टू विच सच नोटिफिकेशन कैन बी मेड एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट शुड बी स्पेसिफाइड। कि बैंक्स ने एक कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाना है जिसके पास जाके कस्टमर क्या कर सके, चाहे दिन में चाहे रात में क्या कर सके, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सके। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, जब पिंस या कोड इशू कर रहे हैं तो उस टाइम क्या करनी है, विजिलेंट रहना है, एक्सरसाइज केयर को क्या करना है, प्रॉपरली उनको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, एंड बैंक्स की ये जिम्मेवारी होगी कि बैंक्स जो भी कार्ड होल्डर का पिन या कोड है वो कार्ड होल्डर के अलावा किसी और को नहीं बताएंगे, ये उनके ऊपर क्या होगी, ऑब्लिगेशन होगी कि किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको कस्टमर को ये भी बताना है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई माल फंक्शन होता है एंड उसके करके अगर कस्टमर को कोई लॉस होता है एंड वो सिस्टम का माल फंक्शन बैंक के कंट्रोल में था, मतलब बैंक उसको चाहता तो अवॉइड कर सकता था, तो उस ट्रांजेक्शन से जो भी लॉस हुआ है उस लॉस की जिम्मेवारी किसकी है, बैंक की। उस लॉस के रिस्पॉन्सिबल कौन होने वाला है, बैंक को होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा सपोज अगर कोई ऐसा टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड उस ब्रेकडाउन के बारे में कस्टमर को बताया गया था कि ये अभी जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आपकी ट्रांजेक्शन फंस जाए, उस केस के अंदर बैंक क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक फॉर द नॉन एग्जीक्यूशन और डिफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड टू द प्रिंसिपल सम एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ गवर्निंग द टर्म्स। बेसिकली जो भी उनकी टर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग नॉन एग्जीक्यूशन एंड डिफेक्टिव एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर आएगी। ठीक है, उसके बाद कैश विड्रॉल्स, डेबिट कार्ड्स के थ्रू आप कैश विड्रॉल्स एट पॉइंट ऑफ सेल की फैसिलिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई अलाउ नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ सेल मतलब सपोज जहां दुकानें होती हैं, जहां बेसिकली कस्टमर क्या कर सकता है, डेबिट कार्ड करके कुछ अपनी शॉपिंग कर सकता है। अगर वहां पे अगर कस्टमर विड्रॉल कराना चाहता है कैश की एंड आप उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो क्या लेनी पड़ेगी, आपको आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर कस्टमर को आपने जस्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है कि डेबिट कार्ड से वो एटीएम से पैसा निकलवा सके, उस केस के अंदर आपको आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो आप बिना आरबीआई के अप्रूवल के भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डेबिट कार्ड्स के रिलेटेड कुछ सिक्योरिटीज एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले तो क्या है, डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी को मेंटेन करना किसकी जिम्मेवारी होगी, बैंक की जिम्मेवारी होगी। एंड सिक्योरिटी की कोई ब्रीच होती है, फेलियर ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, तो उस केस के अंदर जो भी लॉस होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बैंक की होगी। एंड वो बियर कौन करेगा, बैंक ही उसको बियर करेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, अपने पास स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, सफिशिएंट पीरियड के लिए इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं ताकि इन केस कोई एरर्स हैं उनको क्या करा जा सके, ट्रेस करा जा सके एंड क्या करा जा सके, टाइमली बेसिस पे रेक्टिफाई करा जा सके। ठीक है, उसके बाद अगर जो भी कस्टमर ने ट्रांजेक्शन करी है उस ट्रांजेक्शन के बारे में आपने कस्टमर को क्या देना है, रिटर्न रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्रोवाइड कब तक करना है आपने, या तो जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई है या आप क्या कर सकते हो, अपना रीजनेबल टाइम ले सकते हो एंड बट आपको क्या करना है, रिटर्न बेसिस के ऊपर कस्टमर को उसकी ट्रांजेक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद
द कार्ड होल्डर शैल बियर द लॉस सस्टेन्ड अप टू द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन टू द बैंक ऑफ एनी लॉस, theft or copying of the card but only up to a certain limit agreed upon in advance between the card holder except where the card holder acted prudently, knowingly or with the extreme negligence. बेसिकली अगर कस्टमर को लॉस होता है ड्यू टू थेफ्ट लॉस या कॉपिंग ऑफ द कार्ड के केस के अंदर, तो हो सकता है बैंक भी क्या करे, उसका जो लॉस है शेयर करे, एंड जो वो शेयर किया जाएगा या परसेंटेज होगी या अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्री डिसाइडेड ही होगा। इन केस अगर कस्टमर ने क्या करा है, फ्रॉडेंटली एक्ट करा है, उस केस के अंदर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होने वाली है, कार्ड होल्डर की होने वाली है। एंड अगर कस्टमर एक्सट्रीम नेग्लिजेंट था तो उस केस में भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बैंक होल्डर की है। उस केस के अंदर बैंक कोई भी लॉस बियर नहीं करेगा, सारा का सारा लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, कार्ड होल्डर को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हर बैंक की जिम्मेवारी होगी कि उन्हें मीन्स प्रोवाइड करने हैं ताकि कस्टमर क्या कर सके, अगर उसको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो अपनी क्या कर सके, पेमेंट सर्विसेज को बंद करवा सके, रुकवा सके, कार्ड्स के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कस्टमर के थ्रू बैंक को कंप्लेंट मिलती है कि उसका कार्ड या चोरी हो गया है या गुम गया है या कॉपी हो गया, तो बैंक क्या करेगा, इमीडिएटली एक्शन लेगा एंड उसके आगे की जो भी ट्रांजेक्शन है उसको क्या कर देगा, फर्दर स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके बाद with a view to reducing the instances of misuse of lost stolen cards, bank may consider issuing cards with photograph of the card holder on any advance method that may involve from time to time। कि इस चीज को रोकने के लिए आप ये कर सकते हो कि कार्ड्स के ऊपर कस्टमर्स की फोटो लगा सकते हो या कोई और मेथड्स अगर आपको सुटेबल लगते हैं तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हो ताकि इस चीज को क्या करा जा सके, कम से कम करा जा सके। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, डीपीएसएस इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करना है। डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट की जो भी कंडीशंस आएंगी आपको उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो इशू करे जाएंगे, जो भी रेलिवेंट गाइडलाइंस होंगी रिगार्डिंग कैश विड्रॉल, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, सिक्योरिटी इश्यूज, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स एक्सेट्रा, जो कि किसके अंदर दी गई होंगी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के अंडर। इशू कौन करेगा उसको, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उसको आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है एंड सारे के सारे जो कार्ड्स है उसी रेगुलेशंस के अंदर आपने क्या करने हैं, इशू करने हैं। नेक्स्ट प्रोविजन आती है रिगार्डिंग द इशू ऑफ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। जब आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इशू करोगे तो आपको फैमा एक्ट 1999 की प्रोविजंस को भी क्या करना है, ध्यान के अंदर रखना है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपने डेबिट कार्ड को हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर रिव्यू करना है। रिव्यू करते वक्त वो कार्ड यूसेज के एनालिसिस कर सकते हैं एंड ऐसे कार्ड्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन से यूज नहीं हुए हैं उनका स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है कि इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाना है ताकि कस्टमर कंप्लेंट्स का क्या करा जा सके, रिड्रेसल करा जा सके। उसके बाद डीपीएसएस गाइडलाइंस ऑन टाइम फ्रेम फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शन एटीएम एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शुड आल्सो बी कंप्लाइड विद, कि जो भी डिपार्टमेंट हमारा पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम की गाइडलाइंस आएंगे रिगार्डिंग कि इन केस एटीएम में कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उसकी रिकंसिलिएशन किस तरीके से होगी, उन गाइडलाइंस को भी क्या करना है, आपने कंप्लाई करना है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, को ब्रांडेड डेबिट्स कार्ड इशू कर सकते हैं, बट उनके ऊपर कुछ कंडीशंस अब एप्लीकेबल होंगी। वो कंडीशंस क्या है हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो को ब्रांडेड कार्ड अगर इशू करने हैं तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, बोर्ड की अप्रूव्ड आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए एंड उस पॉलिसी के अंदर आप क्या करोगे, जो भी रिस्क हैं रिलेटेड टू द को ब्रांडेड कार्ड्स उनको आप डिस्कस करोगे एंड उन रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट करा जाएगा, क्या मेजर्स लिए जाएंगे, उन चीजों को भी आप क्या करोगे, उस पॉलिसी के अंदर डिस्कस करोगे। ठीक है, उसके बाद आप बैंक को क्या करना है, जिस भी पर्सन के साथ वो क्या कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं को ब्रांडेड कार्ड इशू करने के लिए, उनकी क्या करनी है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी है। रीजन बीइंग इन को ब्रांडेड कार्ड्स में बेसिकली क्या होता है, रेपुटेशन रिस्क रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी आईओसी एंड एसबीआई वाली, तो अगर सपोज आईओसी में कुछ गड़बड़ आती है, आईओसी के अंदर सपोज कोई फ्रॉड निकल गया था, आईओसी की रेपुटेशन डाउन होगी, साथ के साथ क्या होगा, एसबीआई बैंक की रेपुटेशन डाउन जाने के भी चांसेस है। रीजन बीइंग क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पार्टनरशिप करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि एसबीआई क्या हो रेपुटेशन रिस्क की तरफ एक्सपोज हो जाए। तो उस केस में उस चीज को रोकने के लिए आपने क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली बेसिस के ऊपर मेंटेन करनी है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि अगर जिस एंटिटी के साथ वो टाई अप कर रहे हैं वो एंटिटी आगे क्या है, एक फाइनेंशियल एंटिटी है, तो उस केस में बैंक को क्या करना है, अपने रेगुलेटर से क्या लेनी है, परमिशन लेनी है बिफोर एंटरिंग इनटू द को ब्रांडेड एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक्स ने कुछ अपनी एक्टिविटीज को क्या करा है, आउटसोर्स करा है, आउटसोर्स करने के बाद भी बैंक्स ही क्या होने वाले हैं, लाइबल होने वाले हैं फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द को ब्रांडेड पार्टनर। आप उस केस में ये नहीं कह सकते कि वो उसकी जिम्मेवारी थी तो वो लाइबल है, बैंक्स ही क्या होंगे, लाइबल होंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, जो गाइडलाइंस आई हैं रिगार्डिंग द मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक, उसको भी क्या करना है, आपने कंप्लाई करना है।
ठीक है। उसके बाद द रोल ऑफ नॉन बैंकिंग एंटिटी अंडर द टाई अप एग्रीमेंट शुड बी लिमिटेड टू द मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्ड एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द कार्ड होल्डर फॉर द गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड। बेसिकली इसमें बेसिकली क्या है, अगर नॉन बैंक एंटिटी के साथ बैंक ने सपोज टाई अप करा है, तो जो नॉन बैंक एंटिटी है उसका काम सिर्फ क्या होगा, अपने कार्ड को मार्केट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड कार्ड होल्डर को उसका एक्सेस पहुंचाना, ताकि वो क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर सके। बाकी जो भी सिस्टम है, पेमेंट, सेटलमेंट, कार्ड सेट्रा, वो किसकी जिम्मेवारी होगी, बैंक की जिम्मेवारी होने वाली है। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि वो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी रिवील ना करें। जो भी कस्टमर ने क्या करी है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट या एट द टाइम ऑफ इशूइंग द कार्ड क्या करी है, इशू करी है। ना आपको अपनी को ब्रांडिंग नॉन बैंकिंग एंटिटी, ना अपनी सब्सिडरी, मतलब बेसिकली आपको वो इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। बैंक्स को अपनी जो सीक्रेसी ऑब्लिगेशन है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है। उसके बाद banks may ensure that they engage telemarketers who comply with direction regulations issued by the TRAI from time to time while adhering to the guidelines issued on unsolicited customer communication, national customer preference register। basically अगर आप अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो थ्रू द टेली मार्केटर्स, तो आपने सिर्फ उन टेली मार्केटर्स के साथ काम करना है जो क्या कर रहे हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को कंप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ बैंक्स ने क्या करना है, अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस बाय द नेशनल कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर की गाइडलाइंस को भी आपने क्या करना है, फॉलो करना है। सो दीज वर ऑल द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द डेबिट कार्ड्स। तो सबसे पहले हमने डेबिट कार्ड बिजनेस को समझा इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि इशू करने के लिए क्या गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस बेसिकली क्या आपके पास क्या होनी चाहिए, बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड इशू कर सकते हो, ऑनलाइन डेबिट कार्ड अब इशू नहीं करे जाएंगे। केवाईसी एमएल गाइडलाइंस को आपने कंप्लाई करना है। इंटरेस्ट के ऊपर बैलेंसेस के ऊपर इंटरेस्ट एज पर द नॉर्म्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी आपने कस्टमर को क्या कर देनी है, सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है। कैश विड्रॉल्स पीओएस पे विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई अलाउड नहीं करे जाएंगे। सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स को आपने ध्यान देना है, सारे मेजर्स लेने हैं ताकि सिक्योरिटी को क्या करा जा सके, मेंटेन करा जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की जो भी गाइडलाइंस होगी उसको क्या करना है, हमने कंप्लाई करना है। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के केस के अंदर फैमा की रेगुलेशंस भी हम पे क्या होने वाली है, अप्लाई होने वाली हैं। उसके बाद हमने अपने बैंकिंग डेबिट कार्ड बिजनेस का हाफ ईयरली बेसिस पे क्या करना है, रिव्यू करना है, एक सिस्टम बनाना है जिससे ग्रीवेंस को क्या करा जा सके, रिड्रेस करा जा सके। बैंक्स को ब्रांडेड एग्रीमेंट इशू कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। अपने आप जो भी आपका को ब्रांडर है उसके आपने क्या करनी है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है। इनकेस आपने एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर रहा है तो उस केस में अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक की ही होने वाली है। उसके बाद नॉन बैंकिंग एंटिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सिर्फ इतनी होगी कि कार्ड को मार्केट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड अपने कस्टमर्स को एक्सेस पहुंचाना। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे। एंड बैंक्स को सिर्फ उन्हीं टेली मार्केटर्स के साथ काम करना है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइंस आती है रिगार्डिंग द इशुएंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। Prepaid payment instruments are payment instruments that facilitate purchase of goods and services against the value stored on such instrument। बेसिकली आपको एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट एक डिजिटल वॉलेट भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, कोई वाउचर, पेपर वाउचर भी हो सकता है, जो बेसिकली क्या करे, ये फैसिलिटेट कराए, उस चीज को यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर सकते हो। ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू की आप क्या कर सकते हो, गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर सकते हो। ठीक है। उनकी एग्जांपल बेसिकली क्या है, वही स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, इंटरनेट अकाउंट्स, इंटरनेट वॉलेट्स, मोबाइल अकाउंट्स, मोबाइल वॉलेट्स, पेपर वाउचर्स और एनी सच इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द प्रीपेड। उसके बाद जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करे जाएंगे वो तीन कैटेगरी के अंदर इशू करे जाएंगे, क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आगे डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है। जो ये गाइडलाइंस होंगी ये बोथ बैंक्स और नॉन बैंक्स पर्सन को कवर करेंगी। बेसिकली बैंकिंग एंटिटीज एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज दोनों क्या कर सकती है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकती हैं। तो उनको किस तरीके से डील करा जाएगा, ये सारी गाइडलाइंस दोनों चीजों को क्या करने वाली है, कवर करने वाली है। गाइडलाइंस के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज एलिजिबल है उसके बारे में, बेसिक कंडीशंस क्या होंगी फॉर द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो कि क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को फैसिलिटेट करवाने के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर क्या गाइडलाइंस है उसको डिस्कस करने के लिए। इनको डिस्कस करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द इशूअर। इशूअर कौन होता है, इशूअर ऐसा बंदा जिसने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहा है एंड वो उसको क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। वो बंदा क्या करता है, बेसिकली उसने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसने उसको इशू करा, उसकी एक स्पेसिफिक सपोज वैल्यू थी, लेट इट बी एक वाउचर, हम पेपर वाउचर की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। उसमें सपोज 100 रुपीज की वैल्यू थी, आप क्या कर सकते हो, इस पेपर वाउचर का यूज करके 100 रुपीज की गुड्स खरीद सकते हो। तो जिस एंटिटी ने क्या करा, इस पेपर वाउचर को इशू करा,
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इशूअर बोलेंगे। इशूअर ने बेसिकली क्या करना है, पेपर वाउचर इशू करना है, उसको ऑपरेट कराना है, उसके साथ जो पर्सन इसको क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, तो उसको बेसिकली पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेमेंट वो किसको करेगा, ईश्वर को ही पेमेंट करेगा। तो बेसिकली ईश्वर का काम क्या हुआ, एक तो पेमेंट कलेक्ट करना एंड उसके अगेंस्ट वाउचर इशू करना एंड उसको क्या करना, ऑपरेट करना। वो काम होता है ईश्वर का। वो जो एंटिटी करती है उसको क्या कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑफ द होल्डर। होल्डर मतलब कौन, ऐसा बंदा या ऐसी एंटिटी जिसने क्या करा है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करा है। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एक्वायर उसने करा है, वो चाहे गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स के लिए हो, सर्विसेज लेने के लिए हो, या फाइनेंशियल सर्विसेज लेने के लिए, किसी के लिए भी हो, जिस एंटिटी ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर कर लिया, वो क्या बन जाएगा, होल्डर बन जाने वाला है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। उसकी 3 टाइप्स, क्लोज, सेमी क्लोज, ओपन सिस्टम, उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिस बंदे ने इसको इशू करा है, हम सिर्फ उसी से क्या कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कोई भी कैश विड्रॉल या हम रिडम्पशन नहीं कर सकते, या किसी थर्ड पार्टी से भी हम क्या नहीं कर सकते, कोई सर्विस नहीं ले सकते। इसकी जो अब एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज बिग बाजार गिफ्ट कार्ड। फॉर एग्जांपल, आप बिग बाजार में जाते हो, बिग बाजार आपको एक गिफ्ट कार्ड इशू करता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस गिफ्ट कार्ड को सिर्फ बिग बाजार के अंदर ही यूज कर सकते हो। बिग बाजार के अलावा बाहर किसी और एंटिटी के अंदर उस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं। तो वो क्या है, क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की टाइप के अंदर आता है। उसके अगेंस्ट ना आप पैसा निकलवा सकते, ना आप उसको रिडीम करा सकते, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उस वाउचर की यूज करके बिग बाजार के अंदर ही अपनी शॉपिंग कर सकते हो। तो वो क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं डेफिनेशन, सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सेमी क्लोज पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बेसिकली जिसके अंदर कुछ फीचर्स क्या हैं, क्लोज इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, कुछ फीचर्स क्या हैं, ओपन इंस्ट्रूमेंट्स के हैं। तो उस सेमी क्लोज को समझने के पहले हम क्या करते हैं, ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी गुड्स एंड परचेजेस, गुड्स एंड या सर्विसेज को परचेज कर सकते हो, कैश विड्रॉल्स करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। तो वो किसके अंदर आता है, ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। बेसिकली आपने सपोज वो इंस्ट्रूमेंट खरीदा, आपने सपोज 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 आप कुछ भी कर सकते हो 10,000 से। तो वो क्या आता है, ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, हमारे पास डेबिट कार्ड हो सकते हैं। अब हमारे पास आता है दोनों का मिक्सचर, सेमी क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसमें बेसिकली क्या है कि आप उन चीजों का यूज, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो एंड एडिशनल सर्विसेज भी खरीद सकते हो, बट ओनली इन अ ग्रुप। इसकी एग्जांपल इसको बेटर समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम है, आपने पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा डाला, तो आप क्या कर सकते हो, उस पेटीएम वॉलेट से थर्ड पार्टी से भी सामान खरीद सकते हो एंड पेटीएम के अंदर भी क्या कर सकते हो, आप सर्विसेज ले सकते हो। पेटीएम के थ्रू भी आप रिचार्ज करा सकते हो, मूवी टिकट एक्सेट्रा भी यूज कर सकते हो। बट आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्या नहीं करा सकते, कैश विड्रॉल या रिडम्पशन नहीं करा सकते। सिमिलरली जैसे पेटीएम के थ्रू आप कैश विड्रॉल नहीं करा सकते, तो वो क्या है, सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल के अंदर आ जाता है। उसके बाद डेफिनेशन आती है लिमिट्स की। लिमिट्स बेसिकली कि इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से यूज करे जाएंगे, उसके ऊपर कितनी लिमिट होगी। तो जितने अमाउंट का वो आपको इंस्ट्रूमेंट इशू करा गया है, वही क्या है, उसकी लिमिट है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पेपर एक वाउचर लिया था, 100 रुपीज का वाउचर था, तो इसकी 100 लिमिट है। अगर इसकी वैल्यू होती 10,000 तो इस वाउचर की लिमिट होती 10,000। तो सिमिलरली इट वर्क्स लाइक दैट। उसके बाद मर्चेंट्स कौन होंगे, मर्चेंट्स ऐसे लोग होंगे जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को इशू कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बिग बाजार गिफ्ट कार्ड की एग्जांपल ले, इसके अंदर इशूअर कौन हुआ, बिग बाजार, क्योंकि उसने गिफ्ट कार्ड इशू करा। होल्डर कौन हुआ, हम हुए, जो भी लोग क्या करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद उस केस में मर्चेंट भी कौन हुआ, मर्चेंट भी उस केस में क्या हुआ, बिग बाजार ही हुआ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से लोग क्या कर सकते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले banks who comply with the eligibility criteria would be permitted to issue all categories of prepaid payment instruments. However, only those banks which have been permitted to provide mobile banking transaction by the RBI shall be permitted to launch mobile based payment instruments. ठीक है, कि जो बैंक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर देंगे वो कोई किसी भी तरीके के प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं। बट अगर उन्हें मोबाइल बेस्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करने हैं तो सिर्फ वही बैंक्स इशू कर सकते हैं जिनको मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन की क्या दी गई है, आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दी गई है।
ठीक है। उसके अलावा एनबीएफसी या अदर लोग वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्लोज या सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से इशू कर सकते हैं। उनको ओपन प्रीपेड पेमेंट सिस्टम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करने की परमिशन नहीं है। ठीक है। उसके रिगार्डिंग एक एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो पर्सन ऑथराइज अंडर फैमा एक्ट क्या कर सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। एंड वेयर सच पर्सन इशू सच इंस्ट्रूमेंट एज पार्टिसिपेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द गाइडलाइंस। बेसिकली अगर वो पर्सन को आरबीआई ने इशू कर रखा था कि वो पेमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पेमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, एंड वही बंदा क्या कर रहा है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर रहा है, तो उसके ऊपर ये गाइडलाइंस क्या नहीं होंगी? एप्लीकेबल नहीं होंगी। वो क्या होगा? इन गाइडलाइन से एग्जम्प्ट हो जाने वाला है। ठीक है। बट उसके ऊपर गाइडलाइंस किसकी लगेंगी? फैमा रूल्स 2000 की जो भी गाइडलाइंस है वो उसके ऊपर अप्लाई होंगी। एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज क्या होगा? लिमिटेड होगा। लिमिटेड कहां तक होगा? टू द परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिट करी गई है उसमें ही आप क्या कर सकते हो? इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्राइटेरिया रिगार्डिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विच comply with the capital adequacy requirements prescribed by the RBI from time to time shall be permitted to issue prepaid payment instruments. बेसिकली बैंक्स या नॉन एनबीएफसीज जो कि कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो हम डिस्कस करके आए थे पिछले चैप्टर्स के अंदर उनको पूरा करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग हैं अगर वो ऑथराइजेशन लेना चाहते हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 लाख की होनी चाहिए। एंड उनका मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 लाख पॉजिटिव एट ऑल टाइम्स होना चाहिए। अगर ये कैटेगरी अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो बैंक्स एंड एनबीएफसीज के अलावा भी लोग क्या कर सकते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे एप्लीकेंट जिनके अंदर एफडीआई या एफआईआई हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई पॉलिसी के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको भी क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है सिर्फ वही क्या कर सकती हैं? ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बेसिकली फॉरेन कंपनीज जिनके इंडिया के अंदर प्रेजेंस नहीं है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, उन्हें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करने की परमिशन नहीं दी गई। बैंक्स ने क्या करना है? सेफगार्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस भी देखने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो जो सेफगार्ड्स हैं उसको भी आपने क्या करना है? कंप्लाई करना है। तो उसके लिए जो भी केवाईसी, एमएल और सीएफटी की गाइडलाइंस है वो क्या है? सेम एज इट इज क्या होने वाली है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। उसके बाद जो पीपीआई यूजर होगा जो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है उसको पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की क्या करनी है? कंप्लाई करना है। उसका जो भी प्रोविजंस होंगी उसके अंदर रहते रहते उसको क्या करना है? अपना वर्क करना है। उसके बाद जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं करे जाएंगे, एक्सेप्ट अगर वो ट्रांजेक्शन है फैमा के अंदर क्या है? परमिट करी गई है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मतलब फॉरेन ट्रांजेक्शन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर की गई ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं कर सकते अनलेस वो ट्रांजेक्शन क्या है? फैमा के द्वारा परमिट करी गई है। ठीक है। उसके बाद ऐसे लोग जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर रहे हैं उनको क्या करना है? सारी ट्रांजेक्शन का एक लॉग बनाना है। बेसिकली उन्हें डिटेल में लिखना है कि ये ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन हुई वो किस रिगार्डिंग हुई, किस पर्सन ने करी और कैसे करी, उसका आपको एक लॉग मेंटेन करना है। एंड जब अगर आरबीआई उसको मांगे फॉर द स्क्रूटनी या कोई और एजेंसी आपको मांगे तो आपने क्या करना है? उसके पास उस चीज को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद अगर लोग जो भी इशूअर होगा जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर रहा है उसे कोई ट्रांजेक्शन सस्पिशियस लगती है तो वो क्या करेगा? सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एसटीआर को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, एफआईयू इंडिया को भी क्या करेगा? फाइल करेगा कि सर मैंने ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करा था, इसके रिगार्डिंग ये ट्रांजेक्शन हुई है जो मुझे क्या लग रही है? सस्पिशियस लग रही है। आप प्लीज क्यों क्या करो? आगे इस इंस्ट्रूमेंट को चेक करो, इस ट्रांजेक्शन को चेक करो कि हो सकता है इस ट्रांजेक्शन में क्या हो? केवाईसी, एमएल या सीएफटी गाइडलाइंस को कंप्लाई ना करा गया हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें बेसिकली क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 50,000 हो सकती है। ठीक है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं? बैंक्स या नॉन बैंक कंपनीज सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं आफ्टर कैरिंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। उसके लिए कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं। वो क्या है कि अगर आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का अमाउंट है अप टू 10,000 तो आप सेमी क्लोज इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हो बाय एक्सेप्टिंग मिनिमम डिटेल्स ऑफ कस्टमर प्रोवाइडिंग द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट डज नॉट एक्सीड 10,000 एंड द टोटल वैल्यू ऑफ रीलोड्स ड्यूरिंग एनी गिवन मंथ इज आल्सो डज नॉट एक्सीड 10,000। दिस कैन बी इशूड ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
कि अगर आपके जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट 10,000 तक है तो वो ओनली मिनिमम डिटेल्स लेके भी क्या करा जा सकता है, इशू करा जा सकता है, बट आपने ये इंश्योर कराना है कि उसकी वैल्यू 10,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, एंड अगर उसके अंदर रीलोड करवाया जा रहा है तो उनकी वैल्यू भी एक मंथ के अंदर 10,000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 10,000 एक रुपए से लेकर 50,000 तक है तो आपको जो पीएमएल रूल्स के अंदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने क्या करने हैं, ऑब्टेन करने हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट क्या किए जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर इशू करे जाएंगे एंड नॉन रिलोडेबल इन नेचर होने चाहिए, कि अगर एक पर्सन ने एक बार आपसे जितने अमाउंट का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीद दिया वो उतना ही अमाउंट का रहेगा। अगर उसको उसको दोबारा चाहिए पैसा उसके अंदर तो उसको क्या करना पड़ेगा, नया इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा, उसको रिलोड नहीं करा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो अमाउंट है वो 1 लाख तक है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मतलब 50,000 से ऊपर वाले अकाउंट्स होंगे 1 लाख तक, तो आप क्या करोगे, उस क्या कस्टमर की पूरी केवाईसी करोगे एंड उसको क्या करा जा सकता है, किसी भी टाइम पे रिलोडेबल करा जा सकता है, रिलोड करा जा सकता है। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है हम लेके चलते हैं, लेट इट बी पेटीएम वॉलेट है। पेटीएम वॉलेट जब आप खुलवाते हो, जब तक आप केवाईसी नहीं करते, आप सिर्फ अपनी उसके बेसिस पे करते हो कि हमने अपने नंबर के बेसिस पे अकाउंट खुलवाया, तो उस केस में आप 10,000 तक क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। ठीक है। उसका अपना नाम आ गया, आपका पैन आ गया, आधार आ गया एंड फोन नंबर आ गया। उसके बाद आपको क्या होता है, आपसे कुछ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, आपको बोला जाता है अपने आधार की फोटो अपलोड करो, अपने कार्ड की पैन कार्ड की फोटो अपलोड करो। उस केस के अंदर जो आपकी लिमिट है वो 50,000 तक बढ़ जाती है। एंड उसके बाद अगर आप फुल केवाईसी करा लेते हो तो उस केस में जो आपकी वैल्यू है ऑफ द वॉलेट वो 1 लाख तक हो जाती है। एंड वो क्या है, रिलोडेबल होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, किसी भी टाइम के ऊपर रिलोड कर सकते हो। एंड हम ये बात भी किसकी कर रहे हैं, सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो वॉलेट पेटीएम वाली एग्जांपल है वो क्या है, परफेक्टली यहाँ पे फिट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद द बैलेंस इन द पीपीआई शुड नॉट एक्सीड 1 लाख एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम्स। बैंक कैन इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आफ्टर फुल केवाईसी इन एडिशन टू द सेमी क्लोज पीपीआई लिस्टेड अबव। ठीक है। तो बेसिकली जो उसके अंदर पैसा होगा वो 1 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं ओपन वाले आफ्टर फुल केवाईसी। इसकी एग्जांपल अगर हम दोबारा पेटीएम की तरह ले तो पेटीएम क्या करा, पेटीएम ने फुल केवाईसी करी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक खोला, डेबिट्स कार्ड इशू करने शुरू कर दिए, तो वो किसके अंदर आ गया, ओपन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है। उसके बाद को ब्रांडेड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ एंटिटीज क्या करती हैं, अपने इंप्लॉइज को देने के लिए ना, उनको डायरेक्ट बोनस देने की जगह कार्ड्स इशू करवाती हैं। कार्ड के ऊपर अपना नाम होता है, एंड एम्प्लॉय का नाम होता है, एंड एम्प्लॉय को जितना बोनस देना होता है उसके कार्ड के अंदर पैसा डलवा के क्या कर दिया जाता है, उस पर्सन को दे दिया जाता है। तो उस वो क्या है, वो किस एग्जांपल में आवा, को ब्रांडेड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल में आता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या, ऑल पर्सन ऑथराइज्ड अप्रूव्ड टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर परमिटेड टू इशू को ब्रांडेड सच इंस्ट्रूमेंट विद द नेम, लोगो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा for whose customer beneficiaries such co-branded instruments are issued. The name of the issuer shall be visible prominently on payment instruments. NBFC's other person desirous of issue such prepaid instrument may seek one-time approval from the RBI. However, banks have been granted general permission to issue rupee-dominated co-branded prepaid instruments subject to the stipulated terms and conditions. Same वही जो बैंक्स को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करने की आजादी है वो क्या कर सकता है, को ब्रांडेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकता है। बैंक्स को कोई आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप एनबीएफसी या कोई और पर्सन हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से वन टाइम अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड जो भी पर्सन इसका इशूअर है उसका क्या होना चाहिए, कार्ड के ऊपर नाम प्रोमिनेंटली दिखाई देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, प्रीपेड गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, बट उनकी कंडीशन क्या है, जो उस कार्ड के रिलेटेड मैक्सिमम वैलिडिटी है, मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होने वाली है, 3 साल होने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू उस केस में कितनी होने वाली है, 50,000 होने वाली है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या नहीं होंगे, रिलोडेबल नहीं होंगे, मतलब इनके अंदर दोबारा पैसा नहीं डलवाया जा सकेगा। ठीक है। इन इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट कैश विड्रॉल क्या नहीं होंगे, परमिटेबल नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी पर्सन इन कार्ड्स को परचेज करो उसकी क्या होगी, फुल केवाईसी होगी। ठीक है। उसके बाद अगर सपोज ऐसे पर्सन के लिए गिफ्ट कार्ड इशू करा गया है जिसका क्या है, बैंक अकाउंट है, या जिसको डेबिट कार्ड इशू करा गया है, या उसके बैंक अकाउंट के अंदर से डेबिट करके ये गिफ्ट कार्ड इशू करा गया, तो उसके लिए आपको सेपरेट केवाईसी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद बैंक्स डिटेल अपने पास मेंटेन करके रखेगा ऐसे लोगों की जिन्होंने इस तरीके के कार्ड परचेज करे हैं। एंड इन केस अगर कोई रेगुलेटरी गवर्नमेंट मांगेगी तो आपको क्या करने पड़ेंगे, वो रिकॉर्ड्स उनको बताने पड़ेंगे। उसके बाद बैंक्स क्या करेंगे, रिस्क बेस्ड अप्रोच लेंगे। रिस्क बेस्ड अप्रोच जो क्या होगी, बोर्ड के द्वारा अप्रूव करी गई होगी। एंड उसके बाद ही क्या डिसाइड करा जाएगा कि कितने इंस्ट्रूमेंट इशू करे जाएंगे, किस को करे जाएंगे, एंड ट्रांजेक्शन लिमिट उसके ऊपर क्या होने वाली है।
उसके बाद प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक्स टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओनवर्ड इशुएंस टू द बेनिफिशियरीज ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें बेसिकली क्या है, सपोज गवर्नमेंट को स्कीम्स लेके आती है एंड स्कीम्स का बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट बैंक को अप्रोच करती है, उनको कहती है कि हमारे साथ मिलकर क्या करो, कार्ड्स को इशू करो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कार्ड इशू कर सकते हो, बट उसके ऊपर कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन बेसिकली क्या, कि जो भी बेनिफिशियरी हैं जिनको कार्ड दिए जाएंगे उनके आइडेंटिफाई करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की होगी, जो क्या कर रही है, को ब्रांडेड कार्ड इशू करवा रही है। ठीक है, उसके बाद ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, उनको रीलोड किसी भी टाइम के ऊपर करा जा सकता है, बट सिर्फ क्या करा जाएगा, बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा डेबिट करके ही क्या करा जाएगा, इस अकाउंट को रीलोड करा जाएगा। इस केस में भी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगी वो कितनी होगी, 50,000 ही होगी। ठीक है, उसके बाद बैंक शैल फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सच पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू अ रेगुलर बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी इफ रिक्वेस्टेड फॉर, कि जिस बेनिफिशियरी को स्कीम का बेनिफिट दिया गया है, अगर वो चाहता है कि इसका पैसा निकाल के उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए, तो वो भी क्या कर दी जाएगी, उसको फैसिलिटेट कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कस्टमर से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बैंक होगा। जो भी इशुअर है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, उसकी जो मेन जिम्मेवारी वो क्या होगी, जो भी बेनिफिशियर है उसकी आइडेंटिटी को क्या करना, कंफर्म करना, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। ठीक है, उसके बाद प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय बैंक्स टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर क्रेडिट ऑफ वन टाइम पीरियोडिक पेमेंट्स बाय दीस ऑर्गेनाइजेशन टू द कस्टमर्स। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, इस तरीके के कार्ड इशू कर सकते हैं, बट उसके ऊपर क्या है, कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस में बेसिकली क्या है, बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ये कार्ड इशू करे जा रहे हैं, उन्होंने क्या करा है, केवाईसी गाइडलाइंस को प्रॉपरली कंप्लाई करा है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने अपने पास क्या करना है, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको अगर रीलोडिंग उनकी करवानी है तो सिर्फ बैंक अकाउंट को डेबिट करके ही क्या कराया जा सकेगा, अकाउंट को रीलोड कराया जा सकेगा। इस केस के में भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितने होने वाली है, 50,000 ही होने वाली है। उसके बाद अगर जो भी बेनिफिशियरी है वो चाहता है कि इस अकाउंट यहां से पैसा निकाल के उसके रेगुलर अकाउंट में डाल दिया जाए, तो वो फैसिलिटी भी क्या करी जाएगी, उसको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर्विस रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होंगे, बैंक ही क्या होने वाला है, उसके लिए लाइबल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक्स फॉर क्रेडिट ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट रेमिटेंस। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट रेमिटेंसेस के क्रॉस बॉर्डर के लिए प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करे जाएंगे, वो फैसिलिटेट नहीं होगा। बट अगर फैमा के थ्रू वो रेगुलेशन परमिट है तो आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये इनवर्ट रेमिटेंसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहे हैं। सो बैंक्स आर परमिटेड टू इशू प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रिंसिपल एजेंट्स अप्रूव्ड अंडर द एमटीसीएस of the Reserve Bank of India or directly to the beneficiary under the scheme for loading the funds from inward remittances subject to the following condition। क्या आप अपनी इनवर्ड रेमिटेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हो, पैसा डलवा सकते हो, बट उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या हैं कि बैंक्स को क्या करना है, जो भी बेनिफिशियरी है उनकी आइडेंटिटी को क्या करना है, वेरीफाई करना है, एंड उसके बाद ही आपको क्या करने हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इनको इशू करने हैं। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, खुद को सेटिस्फाई करना है कि जो भी बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम यूज करा गया है वो क्या है, प्रॉपर है, वो उसको प्रॉपरली फॉलो करा गया है। ठीक है, उसके बाद जो भी कार्ड्स के अंदर पैसा डाला जाएगा वो सिर्फ वो पैसा डाला जाएगा जो एमटीएसएस गाइडलाइंस के अंदर क्या हुआ है, कस्टमर को रिसीव हुआ है। इस केस के अंदर भी जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ क्रेडिट्स अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट शैल नॉट परमिटेड, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 50,000 शुड बी पेड बाय द क्रेडिट टू अ बैंक अकाउंट। बेसिकली सपोज एमटीएसएस के थ्रू किसी बंदे को 50,000 रुपए रिसीव हुआ है, तो आप ये नहीं कर सकते उसको टोटल हिस्सों में डलवा लो। उस सिंपल क्या होगा, आपको 50,000 तक का पैसा आप पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कराओगे, उसके अबव जितना भी पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कस्टमर चाहता है कि मेरा पैसा इंस्ट्रूमेंट से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए, तो उस चीज की भी क्या दी जाएगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद कस्टमर सर्विस रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे उनके लाइबल कौन होने वाला है, बैंक ही लाइबल होने वाला है। उसके बाद प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बाय इशूड बाय बैंक्स टू कोऑपरेट फॉर ऑनवर्ड इशुएंस टू देयर एम्प्लॉइज। जो हमने पहले एक एग्जांपल ली थी, कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए क्या इशू कर देती हैं, कार्ड इशू करवा लेती हैं उनको एज अ बोनस देने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। कंडीशन सबसे पहली क्या, कि सिर्फ जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उन्हीं को ही इस तरीके के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे जाएंगे। लिस्टेड एंटिटीज मतलब जो ऐसी एंटिटीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया के अंदर लिस्ट है, उनके अंदर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, वो ही क्या कर सकते हैं, इस तरीके के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंप्लॉई की आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन की जिम्मेवारी किसकी होगी, कॉर्पोरेट की होगी। जो बंदा हमसे कार्ड ले रहा है, जो कॉर्पोरेट कार्ड ले रहा है, उसकी क्या होगी, जिम्मेवारी होगी। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, प्रॉपर सिस्टम बनाने हैं ताकि जो भी डिटेल्स होंगी उनको क्या करा जा सके, कैप्चर एंड मेंटेन करा जा सके। एंड
उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इंप्लॉइज की फोटोग्राफ एंड उनके आइडेंटिटी प्रूफ भी लेने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज टू द बैंक्स, कि कॉर्पोरेट की ये भी जिम्मेवारी होगी कि इंप्लॉइज के जो बैंक अकाउंट्स है वो भी क्या करे, बैंक को उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवाए, ठीक है। उसके बाद banks may ensure that the list of authorized signatories approved by the board of corporate entities taken on record and requests from such authorized person are only accepted for the purpose of loading activities the prepaid instruments। कि बैंक ने क्या करना है, कॉर्पोरेट से ये पूछना है कि कौन पर्सन है जो आपका ऑथराइज पर्सन है, जब ऑथराइज पर्सन बोलेगा तभी ही क्या करा जाएगा, इन अकाउंट को एक्टिवेट या लोड करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन अकाउंट में पैसा भी कैसे ही डाला जाएगा, सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू डेबिट करके ही डाला जाएगा, ओके। मैक्सिमम वैल्यू इस इंस्ट्रूमेंट के केस में भी कितनी होने वाली है, 50,000 ही होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बैंक चाहे तो फैसिलिटेट करवा सकता है कि अगर इंप्लॉई है वो चाहे कि प्रीपेड कार्ड से उसका पैसा निकलवा के उसके अकाउंट में डाला जाए, तो उस तरह की फैसिलिटी भी क्या करी जा सकती है, प्रोवाइड करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो बैंक्स होंगे वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे रिगार्डिंग द कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट रिगार्डिंग गाइडलाइंस आती है हमारे पास, इश्यू ऑफ मल्टीपल पीपीआईज बाय बैंक फ्रॉम फुली केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट्स फॉर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, कि बेसिकली प्रीपेड पेमेंट्स का इशू करे जा सकते हैं टू द फैमिली मेंबर्स, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या, कि उसका पैसा सबसे पहले तो किसके अंदर आना चाहिए, फुल्ली केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट के थ्रू ही आना चाहिए। उसका अगर पैसा आता है तो क्या करा जा सकता है, फैमिली मेंबर्स को प्रीपेड कार्ड इशू करा जा सकता है। इसकी फॉर एग्जांपल है, सपोज मैं एक पर्सन हूं, मेरा जो अकाउंट है वो फुली केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मदर को या अपने फादर को कार्ड इशू करूं, कार्ड दिलवाऊं एक, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अपने कार्ड से एक पैसा निकलवा के उनको एक प्रीपेड कार्ड इशू करवा के दे सकता हूं। तो बैंक इस तरीके के कार्ड्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी अकाउंट होल्डर होगा, जो भी एक्चुअल बेनिफिशियरी है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसको मिनिमम डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मिनिमम डिटेल में उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सेट्रा आ जाते हैं। उसके बाद एक बेनिफिशियरी को सिर्फ एक ही कार्ड क्या करा जाएगा, इशू करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन कार्ड के रिलेटेड ट्रांजैक्शन या मंथली जो लिमिट्स होंगी वो टाइम टू टाइम क्या होंगी, अपडेट होंगी। आज के टाइम पे जो लिमिट चल रही है वो क्या है, 10,000 पर ट्रांजैक्शन विद अ मंथली सीलिंग ऑफ 20,000, कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर आप मैक्सिमम 10,000 स्पेंड कर सकते हो एंड टोटल महीने में 25,000 स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि उनका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शन उन्हें सस्पिशियस लगती है तो वो क्या कर सके, उस ट्रांजैक्शन को FIU इंडिया को रिपोर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद जो भी गाइडलाइंस ओपन सिस्टम पीपीआई को एप्लीकेबल होती है, सेम गाइडलाइन पे क्या होने जाने वाली है, एप्लीकेबल होने वाली है। उसके बाद इस तरीके के जो पीपीआईज है वो क्या करे जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर इशू करे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास गाइडलाइंस आती है रिगार्डिंग द रूपी डोमिनेटेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय बैंक्स फॉर विजिटिंग फॉरेन नेशनल एंड एनआरआईज। तो बैंक्स को परमिशन दी गई है कि बैंक्स क्या कर सकते हैं, रूपी डोमिनेटेड नॉन रिलेटेबल पीपीआईज इशू कर सकते हैं, किसको, टू द एनआरआईज एंड फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया, एंड PPIs co-branded with exchange houses money transmitters to NRIs and foreign nationals visiting India subject to the following condition। कि ऐसे लोग जो तो NRIs हैं या फॉरेन नेशनल्स हैं, इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं, उनको क्या करा जा सकता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो हाउस या मनी ट्रांसमीटर्स के साथ को ब्रांड करके इशू करे गए हैं, वो भी क्या करे जा सकते हैं, इशू करे जा सकते हैं, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो ये कार्ड इशू करा जाएगा, इट कैन बी इशूड बाय द ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स इन इंडिया डायरेक्टली और बाय को ब्रांडिंग विद द एक्सचेंज हाउसेज। बट इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितने होने वाली है, 2 लाख होने वाली है। एंड जो लोडिंग है वो किसके थ्रू करी जाएगी, सिर्फ केवाईसी कंप्लायंट बैंक के अकाउंट के थ्रू ही करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट तभी जो ये इंस्ट्रूमेंट तभी एक्टिवेट करा जाएगा जब ट्रैवलर क्या होगा, इंडिया के अंदर आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि सपोज एक पर्सन इंडिया के अंदर आ रहा है, वो इंडिया के अंदर आने से पहले ही ओवरसीज ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक से क्या करता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहा है, तो उस कार्ड की एक्टिवेशन सिर्फ तभी अलाउ करी जाएगी जब वो पर्सन क्या होगा, एक्चुअल इंडिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट कैश विड्रॉल की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 50,000 पर लिमिट ही होने वाली है, ठीक है। और जो ये कार्ड का जो पैसा है वो स्ट्रिक्टली कहां यूज होगा, इंडिया के अंदर यूज होगा, एंड ट्रांजेक्शन किसके अंदर सेटल होंगी, INR के अंदर सेटल होंगी। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि केवाईसी ML CFT गाइडलाइंस का भी क्या होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। उसके बाद एक इंडिविजुअल सिर्फ एक टाइम पे क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही कार्ड होल्ड कर सकता है, एंड जो ये कार्ड होगा वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है। उसके बाद इशूइंग बैंक हैज टू पुट इन प्लेस नेसेसरी अरेंजमेंट टू इंश्योर द सेम, कि उनको प्रॉपर सिस्टम बनाना है ताकि इंश्योर कराया जा सके कि एक तो एक इंडिविजुअल के पास एक ही कार्ड है एंड वो क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। उसके बाद फेमा एक्सचेंज रेगुलेशंस के अंदर जो गाइडलाइंस
जो ट्रांजेक्शन परमिटेड है सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को करने के लिए ही इस तरीके के पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या करे जाएंगे, यूज करे जाएंगे। उसके बाद इन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होगी उन ट्रांजेक्शन का क्या करना है, बैंक ने अपने पास एक रिकॉर्ड बना के रखना है। उसके बाद एक ऐसी प्रोसेस भी बैंक को बनानी है ताकि अगर इन पेमेंट अकाउंट के अंदर, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई पैसा बच जाता है तो उसको किस तरीके से रिफंड करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो भी क्या करे जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर ही इशू करे जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, अब तक हमने जो गाइडलाइंस पढ़ी हैं रिगार्डिंग द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उसको डिटेल के अंदर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अगला आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, वो हमने देख लिया था, डेफिनेशंस हमने कवर करी। उसके बाद गाइडलाइंस हमने शुरू करी थी। सबसे पहले एलिजिबल कौन है, ऐसे बैंक्स को क्या है, जनरल परमिशन है वो दे सकते हैं, बट अगर एनबीएफसी वगैरह को इशू करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद एग्जाम्पशन है, ऐसे अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो फॉर द फॉरेन एक्सचेंज तो उसके ऊपर ये वाली गाइडलाइंस ना लग के फैमा की गाइडलाइंस लगने वाली है। उसके बाद कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बैंक्स और एनबीएफसी जो कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको अपनी मिनिमम कैपिटल एटलीस्ट 500 लाख एंड मिनिमम नेटवर्थ क्या रखनी पड़ेगी, 100 लाख की रखनी पड़ेगी। एंड इनकेस अगर उनके अंदर एफटीआई या एफआईआई हुई है तो उनको उनकी गाइडलाइंस को भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी एंटिटी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है सिर्फ वही कंपनीज क्या कर सकती हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकती हैं। उसके बाद बैंक्स को इंश्योर कराना है कि केवाईसी एमएल गाइडलाइंस से क्या रहा हो, कंप्लाई हो रहा हो, सेम गाइडलाइंस क्या होने वाली, अप्लाई होने वाली है जो नॉर्मल केसेस के अंदर अप्लाई होने वाली है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की प्रोविजंस को भी हमने ध्यान रखना है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आपको परमिट नहीं करी जाएगी अनलेस दोस ट्रांजैक्शंस आर ऑलरेडी परमिटेड अंडर फैमा। उसके बाद अगर आपको किसी ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई सस्पिशियस लगता है तो आप क्या करोगे, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर एफआईयू इंडिया को फाइल करोगे। ठीक है, उसके बाद पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है 50,000 ही हो सकती है। सेमी क्लोज प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग हमने कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी कि अगर आपकी वैल्यू 10,000 तक है तो आप मिनिमम डिटेल्स के बेसिस पे भी वो इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हो। अगर आपकी जो अमाउंट है वो 10,000 से लेके 50,000 के बीच में तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। एंड अगर आपकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, फुल केवाईसी लेनी पड़ेगी। एंड जो सेमी क्लोज पीपीआईज होंगे उनके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है, सिर्फ 1 लाख ही हो सकती है। उसके बाद बैंक क्या कर सकते हैं, बैंक के एंटिटीज को ब्रांडेड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू कर सकते हैं। उसके लिए अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स करे जा रहे हैं एज अ गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करे जा सकते हैं। उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस में क्या, सबसे पहले तो जो भी वैलिडिटी होगी, वैलिडिटी कितनी होने वाली है, सिर्फ 3 साल तक की होने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 50,000 होगी। ये कार्ड्स के होंगे नॉन रिलोडेबल होंगे। उसके बाद कैश विड्रॉल परमिट नहीं करा जाएगा, फुल केवाईसी करवाई जाएगी। बट अगर इन कार्ड्स को रिलोड करा गया है थ्रू द डेबिट टू अ बैंक अकाउंट तो उस केस में सेपरेट केवाईसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैंक को क्या करना है, अपने पास डिटेल्स बना के रखनी है। एंड इन केस अगर कोई रेगुलेटर आपसे डिटेल मांगता है तो आपको डिटेल्स भी वो प्रोवाइड करनी है। बैंक्स अपने बेसिस पे एक पॉलिसी बनाएंगे रिगार्डिंग द रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करा जाएगा कितने इंस्ट्रूमेंट इशू करने हैं, किसको इशू करने हैं एंड कितनी लिमिट तक के इशू करने हैं। उसके बाद बैंक क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्कीम का बेनिफिट देने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके के को ब्रांडेड कार्ड को ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे जा सकते हैं। उसमें कंडीशंस क्या हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी क्या जिम्मेवारी होगी, बेनिफिशियरीज के आइडेंटिटीज को कंफर्म करना। ये कार्ड्स को रिलोड करा जाएगा आफ्टर ओनली थ्रू द डेबिट ऑफ थ्रू अ बैंक अकाउंट। कार्ड्स की मैक्सिमम वैल्यू 50,000 तक होने वाली है। अगर बेनिफिशियरी चाहे तो इस अकाउंट का पैसा, इस इंस्ट्रूमेंट का पैसा अपने अकाउंट में डलवा सकता है। उस तरीके की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक की होने वाली है। जो लास्ट वाली 2 कंडीशंस है वो आगे ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, मैं उसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा रिवीजन के अंदर। उसके बाद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप इशू कर सकते हो। कंडीशंस क्या हैं, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू करा जा रहा है कंडीशन आपने ये चेक करनी कि उनका क्या हो रहा हो, केवाईसी कंप्लायंस हो रहा हो। इनके अंदर भी पैसा जब रीलोड करा जाएगा ओनली बाय डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट करा जाएगा। लिमिट क्या होने वाली, 50,000 होने वाली है। ठीक है, उसके बाद प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक फॉर क्रेडिट ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट रेमिटेंस। उस केस में अगर एमटीएसएस के अंदर आपको पैसा रिसीव हुआ है तो 50,000 तक का पैसा आप इस कार्ड के अंदर डलवा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में डलवा सकते हो। उस एक्सेस पैसा क्या कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर वापस डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय बैंक्स टू कोऑपरेट फॉर ऑनवर्ड इशुएंस टू देयर एम्प्लॉइज को इशू करने के लिए कॉर्पोरेट्स क्या कर सकते हैं, कार्ड्स बनवा सकते हैं। बट उसके अंदर कंडीशन सबसे बड़ी क्या है कि ये कार्ड सिर्फ उन एंटिटीज को ही दिया जाएगा जो क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं। एंड एम्प्लॉइज की क्या करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी की जो वेरिफिकेशन है वो जिम्मेवारी होगी कॉर्पोरेट की जिम्मेवारी इसके साथ साथ यही होगी कि एम्प्लॉइज की इन्फॉर्मेशन, उनकी फोटोग्राफ, उनकी डिटेल्स बैंक को प्रोवाइड कराना, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी क्या करना, बैंक को प्रोवाइड कराना, जिससे क्या करा जा रहा है, कार्ड इशू करवाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू भी कितनी होने वाली, 50,000 तक की ही होने वाली है। उसके बाद
फुली केवाईसी कंप्लाइंट में से पैसा निकाल के उन डिपेंडेंट्स या फैमिली मेंबर्स को क्या करा जा सकता है, इस तरीके के कार्ड इशू करे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे लोग जो फॉरेन नेशनल्स के हैं या जो एनआरआईज वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, उनको भी इस तरीके के कार्ड इशू करे जा सकते हैं। उन कार्ड की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 2 लाख। कैश जो विड्रॉल है वो 50,000 तक क्या कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। वो पैसा सिर्फ क्या होगा, इंडिया के अंदर यूज करा जाएगा। केवाईसी गाइडलाइंस को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। एक पर्सन एक टाइम पे क्या करेगा, एक ही कार्ड होल्ड करेगा एंड वो कार्ड क्या होना चाहिए, नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, इस कार्ड के थ्रू सिर्फ वही ट्रांजेक्शन परमिट करी जाएंगी जो कि फेमा रेगुलेशंस के अंदर क्या करी गई है, परमिट करी गई हैं। बैंक्स को क्या करना है, इन कार्ड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को अपने पास मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और ये कार्ड्स किस तरीके, जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे किस तरीके से इशू करे जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर इशू करे जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पीपीआई फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम, कि अगर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करे जा रहे हैं फॉर द मास ट्रांजिट सिस्टम, ताकि जो लेस कैश सोसाइटी के विजन को पूरा करा जा सके, मतलब कैशलेस सोसाइटी को पूरा करा जा सके, तो उसके लिए क्या करा गया, सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करे गए, जिनके अंदर कुछ फीचर्स थे। वो फीचर्स क्या थे, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो the semi-closed PPI will be issued by the mass transit system operator after authorization under the Payment and Settlement Act to issue and operate such semi-closed PPIs। कि जब आपको परमिशन मिल जाएगी उसके बाद ही क्या करोगे, आप इस तरीके के कार्ड्स को इशू, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करोगे। ठीक है, उसके बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर नेसेसरली क्या होना चाहिए, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन की फैसिलिटी होनी चाहिए, कि अपने आप ही क्या हो जाएगा, फेयर को कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द मास ट्रांजिट सिस्टम सच पीपीआई एमटीएस कैन बी यूज्ड ओनली एट अदर मर्चेंट हुज एक्टिविटीज आर अलाइड टू और आर कैरिड ऑन विद द परमिसेस ऑफ द ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद पीपीआई एमटीएस इशूड विल एंश्योर ऑनबोर्डिंग ऑफ मर्चेंट्स फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर एप्लीकेबल टू अदर पीपीआई इशूअर्स, की जो भी मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड किया जाएगा आफ्टर ड्यू प्रोसीजर, जो भी ले डाउन करे गए हैं उसके बाद ही क्या करा जाएगा, उसके बाद ही उन्हें ऑन बोर्ड लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी ये पीपीआई एमटीएस होंगे उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होगी, 6 मंथ्स की होने वाली है। ठीक है, इशूअर क्या कर सकता है, डिजायर्ड लेवल ऑफ केवाईसी अपने बेसिस पर मेंटेन कर सकता है, जिसके बाद ही क्या करे जाएंगे, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये पीपीआई होंगे वो क्या होंगे, रिलोडेबल हो सकते हैं नेचर के अंदर, बट वो किसी भी टाइम में उनकी जो वैल्यू है 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन पीपीआईस के अगेंस्ट कोई भी कैश आउट या रिफंड आपको प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंड्स ट्रांसफर अंडर द डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर गाइडलाइंस विल आल्सो नॉट एप्लीकेबल। डीएमटी की जो गाइडलाइंस है वो भी क्या होंगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, उसके अलावा एस्क्रो अरेंजमेंट, कस्टमर ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म एटसेट्रा की जो गाइडलाइंस है वो क्या होने वाली है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोविजंस आते हैं रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी कलेक्टेड। बेसिकली हमने एक इशूअर का एक फंक्शन देखा था, इशूअर ने क्या करेगा, जो भी पर्सन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली होल्डर बोलते हैं, जो पीपीआई को होल्ड करता है उसके थ्रू सर्विसेज लेता है, वो क्या करता है, पेमेंट करता है, पेमेंट टू द इशूअर। तो उस तरीके में जो पेमेंट कलेक्ट करी गई है उसको डिप्लॉय किस तरीके से करा जाएगा, ये प्रोविजन उसकी बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इशुएंस के लिए जो भी पेमेंट कलेक्ट करी जाएगी वो क्या होने वाली, सब्सटेंशियल होने वाली है। उसके बेसिस पे क्या ही करी जाएगी, फंड्स की टर्नओवर को डिसाइड करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक एंड मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट स्कीम डिपेंड्स ऑन द सर्टेनिटी एंड टाइमलाइननेस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम सच इंस्ट्रूमेंट। टू इंश्योर टाइमली सेटलमेंट द इश्यूअर शैल इन्वेस्ट द फंड्स कलेक्टेड ओनली एज प्रोवाइडेड हियरिन। बेसिकली कि जो वो पीपीआई होगा वो एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है बेसिकली, कि वो एक्चुअली जो पीपीआई है वो किस तरीके से वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो उस चीज को इंश्योर करवाने के लिए, टाइमली सेटलमेंट को इंश्योर कराने के लिए जो इश्योर क्या करेगा, इस फंड्स को वापस क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा, ताकि टाइमली सेटलमेंट करी जा सके पीपीआई के अंदर एंड उसकी सक्सेस को क्या करा जा सके, इंश्योर कराया जा सके। ठीक है, उसके बाद फॉर द स्कीम्स ऑपरेटेड बाय बैंक्स द आउटस्टैंडिंग बैलेंस शैल बी पार्ट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको हम एनडीटीएल बोलते हैं। एनडीटीएल का क्या बनेगी, ये जो पैसे कलेक्ट करा जाएगा वो एनडीटीएल का पार्ट बनेगा एंड इसके रिगार्डिंग भी आप क्या करोगे, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे। ठीक है, उसके बाद अदर नॉन बैंक पर्सन इशूइंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन एन एस्क्रो अकाउंट। बेसिकली नॉन बैंकिंग जो पर्सन होंगे वो तो अपने पास रख रहे हैं, वो एनडीटीएल का पार्ट बन जाएगा। जो नॉन बैंकिंग पर्सन होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एंड इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर क्या रखा जाएगा, इस पूरे पैसे के ऊपर रखा जाएगा। जो एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा वो किसी कमर्शियल बैंक के पास बनाया जाएगा एंड उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगने वाली हैं। कंडीशंस क्या है, कि जो एस्क्रो अकाउंट बनेगा वो सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही बैंक के पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर किसी पर्सन को
ये किसी एंटिटी को, किसी नॉन बैंकिंग एंटिटी को ये लगता है कि उसको अपना एस्क्रो अकाउंट क्या करवाना है, शिफ्ट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उस अकाउंट को शिफ्ट करा सकते हो इन अ टाइम बाउंड मैनर विदाउट इंपैक्टिंग द पेमेंट साइकिल, कि जो आपका नॉर्मल पेमेंट साइकिल है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप टाइम बाउंड मैनर में क्या करवा सकते हो, अपने अकाउंट को शिफ्ट करवा सकते हो। एंड शिफ्टिंग के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका एस्क्रो अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा पड़ा है वो किसी टाइम पे भी जितना आपका पीपीआई के अंदर आउटस्टैंडिंग पैसा उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जितना पॉसिबल हो सके जो पीपीआई इशुअर्स है उनको ये इंश्योर कराना है कि जो इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर क्या हो, इमीडिएटली क्रेडिट आ जाए। जैसे ही आपने या तो पीपीआई को बेचा या उसको रिलोड करा तो इमीडिएटली क्या हो जाना चाहिए, इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर आप इमीडिएटली क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो तो एटली आपको जल्दी से जल्दी करवाना है। वो जल्दी से जल्दी कितना है, शुड नॉट बी लेटर देन द क्लोज ऑफ द बिजनेस डे। जिस दिन आपका बिजनेस डे क्लोज हो रहा है उस क्लोज होने से पहले पहले आप क्या करोगे, इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवा दोगे। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंट के अंदर जो पैसा आएगा वो किस तरीके से यूज करा जा सकता है, मर्चेंट्स को पेमेंट्स करने के लिए यूज करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहें कि सपोज ये इंस्ट्रूमेंट इशू करा गया था 10,000 का, हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये बिग बाजार का था, ठीक है, तो जिस कस्टमर ने सपोज ये वाउचर खरीदा, पेमेंट होल्डर ने क्या करा, 10,000 पे करे टू द इशुअर। एंड इशुअर की बेसिकली जिम्मेवारी क्या है कि जैसे उसको 10,000 रिसीव होते हैं उसने क्या करना है, जो एस्क्रो अकाउंट होगा उसके अंदर पैसा डलवा देना है। तो एस्क्रो अकाउंट में क्या हुआ, 10,000 क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो अब जब सपोज जो कस्टमर है वो जब बिग बाजार में जाएगा, उसने कुछ शॉपिंग करी, शॉपिंग करके क्या हुआ, इसका जो पैसा था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, एंड इस कस्टमर ने क्या करा, इसके अंदर दोबारा से क्या कराया, 10,000 का रीलोड करवाया। ठीक है, तो मतलब इसमें अब 10,000 प्लस होके ये कितना हो गया, 20,000 के अंदर कन्वर्ट हो गई वैल्यू। ठीक है, तो अब इस 20,000 को यूज किस तरीके से करा जा सकता है, तो जो कस्टमर अब 10,000 की शॉपिंग करके आया तो वो उसका जो पैसा भी तो बैंक को पे करना पड़ेगा ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसने इशू करा उसको पे करना पड़ेगा। तो इस एस्क्रो अकाउंट में से निकाल के पैसा क्या करा जा सकता है, उस मर्चेंट को पे करा जा सकता है। ठीक है, तो इस एस्क्रो अकाउंट्स में से फॉलोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स क्या होंगे, सिर्फ यही अलाउ होंगे। क्रेडिट्स क्या, पेमेंट रिसीव टुवर्ड सेल रीलोड ऑफ पीपीआई को खरीदने से, बेचने से या रीलोड करने से जो पैसा रिसीव हुआ एक तो वो क्रेडिट, या उसके अलावा सपोज कुछ ट्रांजेक्शन हुई थी वो कैंसिल हो जाती है तो उसका जो रिफंड है सिर्फ वो उसका क्रेडिट क्या करा जा सकता है, इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा जा सकता है। उसके बाद डेबिट्स क्या क्या अलाउ होंगे, मर्चेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स को पेमेंट करने के लिए, स्पॉन्सर बैंक को प्रोसेसिंग फंड्स के लिए पेमेंट करने के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ कलेक्शन करी थी उसको आपको रिफंड कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो उसको वापस पे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके अकाउंट के अंदर डेबिट कर सकते हो। उसके अलावा अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पीपीआई इशुअर के ऊपर कोई भी पेमेंट ड्यू होती है तो उस पेमेंट का पैसा भी क्या कर, उस पेमेंट को भी पे क्या करा जा सकता है, इसी अकाउंट से पे करा जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी अकाउंट या कोई भी मनी पे करने के लिए कहा गया है बाय द रेगुलेटर, कोर्ट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो वो भी पैसा क्या करा जा सकता है, इस अकाउंट के थ्रू पे करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी सर्विस चार्जेस, कमीशन या फॉरफिटेड अकाउंट की पेमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड रेट्स एंड प्री डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस तरीके के जो ट्रांसफर है वो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट को ही करे जाएंगे एज इंडिकेटेड इन द एग्रीमेंट विद द बैंक वेयर एस्क्रो अकाउंट इज मेंटेन, कि जिस तरीके का एग्रीमेंट होगा एट द टाइम ऑफ, जिस टाइम पे आपने एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करा था उस रिगार्डिंग क्या करे जाएंगे, पेमेंट करे जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने जो प्रोविजंस पढ़ी हैं वो क्या होनी चाहिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मतलब जब आपने क्या करा, पीपीआई इशुअर बैंक ने एस्क्रो अकाउंट खोला था तो उस केस में जो भी आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट बना था उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स ये मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पीपीआई इशुअर्स होंगे उनको क्या करना है, अपने लिस्ट ऑफ मर्चेंट्स की डिटेल सबमिट करानी है टू द बैंक एंड उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर अपडेट करवाते रहना है। जैसे कोई नया मर्चेंट आएगा तो उसको ऐड करोगे, कोई पुराना जाएगा तो उसको क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि पेमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनका क्या होगा, लिस्ट के अंदर नाम होगा। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, एग्रीमेंट के अंदर एक स्पेसिफाई क्लोज बनाना है जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, एस्क्रो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जिससे बैंक को ये परमिशन मिल जाएगी कि एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो क्या करा जा सकेगा, मर्चेंट होल्डर्स को या अदर क्रेडिटर्स को पे करा जाएगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन या बैंक्रप्सी। तो आपको क्या करना है, उस स्पेसिफिक क्लोज को मेंशन कराना है। तो स्पेसिफिक क्लोज क्या है, वो स्पेसिफिक क्लोज हम देखने वाले हैं, उसको पढ़ते हैं।
it is expressly agreed and confirmed that the amount lying in the escrow account is charged on to the holders of the prepaid payment instruments and the merchant establishment to pay the dues arising out of the usage of the prepayment instrument or otherwise, कि उसके ऊपर हमने क्या है चार्ज क्रिएट करा है एंड उसका पैसा इनकेस लिक्विडेशन होती है तो क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट इन द एस्क्रो अकाउंट शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योरिटी चार्ज इनटू द participating merchant establishment or holders of the prepaid payment instruments issued by the issuer and to be utilized to redeem the dues arising out of usage of the said prepaid payment instrument in the first issuance or otherwise to be paid to the holder of the same on the surrender of the instrument and settlement of the dues in the event of the scheme being wound up or being directed by Reserve Bank of India to be discontinued as provided for in the operative guidelines issued under this on issue and operation of the prepaid instrument as amended from time to time. तो बैंक्स को क्या करना है, ये पूरा का पूरा क्लोज अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर डालना है. इस जो भी हमने अभी ये पैरा पढ़ा, ये जो भी क्लोज पढ़ा, इसका बेसिक मीनिंग क्या था कि इन केस अगर आपकी स्कीम बंद हो जाती है, आप बैंकरप्ट हो जाते हो या आरबीआई कह देता है आप अपनी स्कीम को बंद करो, उस केस के अंदर जो भी आपके अकाउंट का पैसा पड़ा है, बैंक्स के पास ये राइट होगा कि बैंक्स क्या कर सकते हैं, उस पैसे को या तो जो मर्चेंट है जिसके थ्रू आपने ये कार्ड इशू करे थे, जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, उसको पे करा जा सकता है, या जिस पर्सन ने आपसे कार्ड खरीदा है, कार्ड को रीलोड कराया तो उसने कुछ पैसा दिया होगा तो उसको उस पैसे का रिफंड दिया जा सकता है. बैंक्स के पास क्या है, परमिशन है. बैंक्स क्या कर रहे हैं, एस्क्रो अकाउंट के पैसे के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स दोज क्रेडिटर्स या दोज प्रीपेड होल्डर्स या दोज मर्चेंट्स. तो क्या है, बैंक के पास परमिशन है. उसके बाद बैंक्स को यह इंश्योर कराना है कि जब वो एस्क्रो अकाउंट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो जब भी कोई कंपनी किसी चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है तो वो चार्ज को क्या करना होता है, आरओसी को आपको रजिस्टर करवाना होता है. ठीक है, आरओसी को आपको रजिस्टर कराना होता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. तो अगर एस्क्रो अकाउंट के ऊपर भी आप क्या कर रहे हो, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो आपको वो सेम चार्ज किसके पास क्रिएट करवाना है, आरओसी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आपको क्रिएट करवा देना है. उसके बाद अ सर्टिफिकेट भी ऑथराइज्ड एंटिटीज को क्या करना है, बैंक को सबमिट कराना है, जो क्या करेगा, ऑडिटर साइन करेगा, क्वार्टरली बेसिस पे क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट सबमिट करवाएगा. सच सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड सर्टिफाइंग दैट द पर्सन हैज बीन मेंटेनिंग एडुकेट बैलेंस इन द अकाउंट टू कवर द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू. कि जो भी ऑथराइज एंटिटी होगी जिसने प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करा है, उसकी जिम्मेवारी होगी अपने ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट साइन करवाए कि भाई मैंने एक्चुअल जितना पैसा मुझे मेंटेन करने की जरूरत है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड, मैंने वो क्या कर रखा है, पूरा का पूरा पैसा अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखा हुआ है. एंड ये जो ये सर्टिफिकेट है वो क्या करा जाएगा, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाएगा. उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट एनुअल बेसिस के ऊपर भी आपने देना है. जो आप क्वार्टरली सर्टिफिकेट दे रहे हो तो क्वार्टर एंड से जो भी फोर्टनाइट होगी उसके बीच में आपने क्या करना है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देना है. ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, डेली पोजीशन के रिगार्डिंग, डेली पोजीशन ऑफ कितने की इंस्ट्रूमेंट के पास आउटस्टैंडिंग है, कितने बैलेंसेस मेंटेन्ड है इन द एस्क्रो अकाउंट, उस चीज का क्या करना है, एडुकेट रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं. एंड जब आपसे आरबीआई रिकॉर्ड्स मांगेगी, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड्स वो प्रेजेंट करके दे देने हैं. ठीक है, उसके बाद अगर मर्चेंट है जो वो आपसे कोई और सर्विसेज भी ले रहा है तो वो सर्विसेज आपने बिल्कुल अलग परफॉर्म करनी है. इस तरीके के फंड सेटल अलग तरीके से करने, दोनों को आपस में मिंगल नहीं करना है. उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए आती है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आती है कि इन एस्क्रो अकाउंट के रिलेटेड किसी भी तरीके का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करा जाएगा. नो इंटरेस्ट इज पेबल बाय द बैंक ऑन सच बैलेंसेस. तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद करके रखनी है. ठीक है, उसके बाद बैंक्स क्या एक एक्सेप्शन हमें प्रोवाइड करी गई है. एक्सेप्शन में बेसिकली क्या है, as an exception the entity can enter into an agreement with the bank where escrow account is maintained to transfer core position of the amount in the escrow account to a separate account on which interest is payable. हमने बेसिकली क्या देखा, इस अकाउंट का पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंदर रहेगा, उसके थ्रू डेबिट से क्रेडिट करे जाएंगे. उसके अंदर ये कहीं नहीं डेबिट्स अलाउ करे गए थे कि आप क्या कर सकते हो, इस अकाउंट का पैसा किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो. बट उसकी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन में बेसिकली क्या है कि अगर वो पैसा क्या है, कोर पोर्शन है, तो कोर पोर्शन आप क्या कर सकते हो, किसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा सकते हो. कोर पोर्शन क्या है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके लिए कुछ कंडीशंस क्या हैं. सबसे पहले तो बैंक को ये सेटिस्फाई करना है कि जो ये अमाउंट है वो क्या है, कोर पोजीशन वाली ही है, कोर पोर्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, उस ट्रांसफर को अलाउ कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद जो ये अमाउंट होगी वो क्या कर दी जाएगी, आपके एस्क्रो अकाउंट के साथ लिंक कर दी जाएगी. एंड जो ये अमाउंट होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट होगा. ठीक है, उसके बाद बैंक्स के पास ये परमिशन होगी कि अगर एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा कम पड़ता है तो उस अकाउंट के अंदर से पैसा निकाल के क्या कर सकते हैं, उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर वापस डाल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो क्या कर रहे हैं, जिनका अकाउंट बैंक के पास क्या है, 1 ईयर तक है, एंड जो अपने अकाउंट क्या करा रहे हैं, ऑडिटर से ड्यूली ऑडिट करवा रहे हैं. उसके अलावा इन
इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट कोई भी तरीके का लोन नहीं दिया जाएगा, कोई भी लियन मार्क या कोई भी डिपॉजिट रिसीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी कोर पोर्शन हम कैलकुलेट करेंगे वो एस्क्रो के साथ ही क्या होने वाला है, लिंक होने वाला है। एंड द एस्क्रो बैलेंस एंड कोर पोर्शन मेंटेन शुड बी क्लियरली डिस्क्लोज इन द ऑडिटर सर्टिफिकेट सबमिटेड टू द बैंक ऑन क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस। तो कोर पोर्शन बेसिकली क्या होता है, एक मैनर प्रिस्क्राइब करा गया है कि इस बेसिस पे आप क्या करोगे, एस्क्रो अकाउंट का कोर पोर्शन कैलकुलेट करोगे। वो मैनर हमें नहीं पढ़ना है। तो वो कोर पोर्शन जो डिसाइड होगा तो बैंक, तो एंटिटी क्या कर सकती है, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में उसको पैसा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती है कि इतना पैसा ट्रांसफर कर दो मेरे किसी और अकाउंट में एंड उसको मेरे को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दो। तो वो आप कर सकते हो, बट उसके ऊपर क्या है, कुछ कंडीशन जो हमने क्या करी, कंडीशन को डिस्कस करा है। ठीक है, उसके बाद इशुएंस एंड रीलोडिंग ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें बेसिकली क्या कि जो लोग प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं वो रिलोडेबल और नॉन रिलोडेबल पेमेंट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक के बाद परमिशन है कि वो क्या करें, इन इंस्ट्रूमेंट्स को रीलोड करने की परमिशन दे थ्रू देयर ब्रांचेस, थ्रू देयर एटीएम्स, थ्रू देयर कैश और डेबिट कार्ड्स। किसी भी तरीके से क्या करा जा सकता है, इनको रीलोड करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स आर आल्सो परमिटेड टू इशू एंड रीलोड सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट थ्रू एजेंट्स, कि एजेंट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप इन अकाउंट के अंदर रीलोड करवा सकते हो। बट जैसे हमने कुछ कंडीशंस ऊपर देखी थी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो नॉन रिलोडेबल थे, तो वो नॉन रिलोडेबल ही रहने वाले हैं। ये बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो क्या है, रिलोडेबल हैं, जिनके अंदर पैसा डलवाया जा सकता है। तो बेसिकली आप पैसा कैसे डलवा सकते हो, एटीएम पे जाके ब्रांचेस से कैश या डेबिट कार्ड के थ्रू डलवा सकते हो, अपने अकाउंट से डेबिट करवा लो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू डलवा लो। उसके अलावा आप बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं, जो भी इशुअर होगा उसको क्या करना है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द पर्सन जिनको वो एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं। कि बेसिकली एक तो ऑप्शन किया गया आप बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स के थ्रू कराओ, एक अदर देन बिजनेस कोरेस्पोंडेंट जो बैंक एजेंट्स रख सकता है उनके थ्रू करा सकते हो। तो एजेंट्स के लिए क्या कंडीशंस है कि जिस भी पर्सन को आप एजेंट अपॉइंट कर रहे हो उसकी क्या करनी है, आपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है। उसके अलावा एजेंट्स जो भी हरकतें करेगा या जो भी ट्रांजेक्शन्स करेगा उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इशुअर ही रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। उसके बाद प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल एज प्रिंसिपल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ कमीशन और कमीशन फॉर द एजेंट। कि प्रिंसिपल पे जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इशूर होगा वही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद हमारे पास आती है वैलिडिटी। वैलिडिटी में बेसिकली क्या है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो भी कंट्री के अंदर इशू करे जाएंगे उनकी मिनिमम वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, 6 महीने की होनी चाहिए। 6 महीने से कम वाले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करे जाएंगे। उसके बाद अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, नॉन रिलोडेबल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उस केस के अंदर जो भी पेमेंट जो भी अकाउंट के अंदर या जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका पैसा आउटस्टैंडिंग रह जाता है एक्सपायरी के टाइम पे, आप क्या कर सकते हो, उसको न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रांसफर करा सकते हो। उसकी क्या दी गई है, परमिशन दी गई है। अब वो बैंक क्या कर सकते हो, उस चीज को अलाउ कर सकता है, या जो भी इश्यूर है उस चीज को अलाउ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज किसी पर्सन की वैलिडिटी खत्म हो रही है इंस्ट्रूमेंट की, तो जो भी इश्यूअर्स होगा उसकी जिम्मेवारी क्या होगी, वैलिडिटी खत्म होने से 30 दिन पहले क्या करे, वो उसको बताए कि सर आपके अकाउंट में इतना पैसा अनयूटिलाइज खड़ा है। 30 दिन के अंदर अगर आपने यूटिलाइज नहीं करा तो क्या हो जाएगा, वो पैसे को फॉरफिट कर दिया जाएगा। वो चीज आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, उसके बाद जिस दिन एक्सपायरी है या जो भी एक्सपायरी का टाइम है या जो भी बैंक की फॉरफीचर पॉलिसी है, फॉरफीचर पॉलिसी मतलब कि अगर पैसा उसने यूटिलाइज नहीं करा तो उसको क्या कर लेगा, जो भी इश्योर होगा वो अपने पास रख लेगा, जब्त कर लेगा। क्या पॉलिसी है वो भी क्या करनी है, आपको कस्टमर को टाइम टू टाइम के बेसिस के ऊपर बताते रहना है। एंड सेम चीज को क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिस्क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजंस आती हैं रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन लिमिट। ट्रांजेक्शन लिमिट्स में बेसिकली क्या है कि पीपीआईस के थ्रू अगर कोई ट्रांजेक्शन करी जाएगी तो उनके ऊपर क्या लिमिट्स होंगी, उसकी गाइडलाइंस को पढ़ रहे हैं। तो स्पेसिफिकली एज सच कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई आप इनके थ्रू कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। जो पीपीआई की वैल्यू होगी वही उसके ऊपर क्या होती है, लिमिट होती है। ठीक है, उसके अलावा आप पर ट्रांजेक्शन की लिमिट या मंथली कैप की लिमिट लगा सकते हो एज पर द डीएमटी, वो बैंक्स के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिसाइड करा गया है। उसके बाद हमारे पास कुछ मिसलेनियस गाइडलाइंस है। मिसलेनियस गाइडलाइंस में बेसिकली क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो उस केस के अंदर रिफंड किस तरीके से अप्लाई करा जाएगा, वो क्या होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीपीआई इश्यूअर क्या करेंगे, उनको कंप्लीट डिटेल्स अपने पास मेंटेन करके रखनी है अगर इनकेस कोई रिटर्न या रिफंड होता है। ठीक है, उसके बाद कोई अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ओपन पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इंडिया के अंदर जो इशू करा गया है बाय अ बैंक, तो उस केस में पीओएस पे कैश विड्रॉल की परमिशन आप आरबीआई से ले सकते हो। आरबीआई से परमिशन लेके वो चीज फैसिलिटी को अलाउ कर सकते हो, बट उसके ऊपर लिमिट कितनी लगाई गई है, ₹1000 पर डे। कि आप एक पीओएस पे क्या कर सकते हो, कैश विड्रॉ करा सकते हो, बट एक दिन में कितना, सिर्फ ₹1000 ही करवा सकते हो।
नेक्स्ट गाइडलाइंस आती है हमारे पास रिगार्डिंग द रिडम्पशन। रिडम्पशन में बेसिकली क्या है कि अगर कोई पर्सन आपके पास सपोज आप इश्योर हो, आपने एक इंस्ट्रूमेंट दिया कस्टमर को, वो कस्टमर आपके पास क्या आया, उसके थ्रू सामान लेने आया, तो आप क्या करोगे, उसको डिसऑनर नहीं करोगे, उसके अगेंस्ट सर्विसेज या गुड्स को क्या कर दोगे, आप प्रोवाइड कर दोगे। अगर उसके अकाउंट में क्या है, सफिशिएंट बैलेंस है, आप उसको डिसऑनर नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो भी होल्डर होगा वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का पैसा एक्सपायरी डेट से पहले क्या कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर जहां ये स्कीम प्रोवाइड करी गई है, एंड रिडम्पशन वैल्यू शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग और द फेस वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली वही है कि जितना उसके अंदर पैसा है आप उतने ही क्या कर सकते हो, आप उसको रिडीम कर सकते हो। उसके बाद गाइडलाइंस आती है रिगार्डिंग द फ्रॉड प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी इश्यूअर्स होंगे उनको क्या करना है, एडुकेट इन्फॉर्मेशन एंड डाटा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पुट ऑन करना है, ताकि फ्रॉड्स को क्या करा जा सके, प्रिवेंट करा जा सके एंड डिटेक्ट करा जा सके। उसके साथ साथ उन्होंने क्या करना है, एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाना है, जिससे बेसिकली क्या होगा, मल्टीपल परचेज ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एट डिफरेंट लोकेशंस लीडिंग टू सर्कमवेंशन ऑफ लिमिट्स इफ एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या करा जा सके, पता लगाया जा सके। ठीक है। उसके बाद कस्टमर प्रोटेक्शन इशू। तो जो भी इश्यूअर्स होंगे उनको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिस्क्लोज करना है टू द कस्टमर्स। उसके साथ साथ जो भी डिस्क्लोजर्स होंगे उनके अंदर सारे फीस और चार्जेस के बारे में डिस्क्लोजर होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एक्सपायरेशन उसके बारे में पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर्स एंड आपकी वेबसाइट का क्या होना चाहिए, यूआरएल उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नॉन बैंक पीपीआई यूजर शैल पुट इन प्लेस एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द रिड्रेसल ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स। बेसिकली जो है बैंक इशूअर्स हैं, वो तो जो बैंक का रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके थ्रू ही हम डील कर सकते हैं। उनके अगर वहां भी उनका सोल्व नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास भी जा सकते हैं। अगर जो पीपीआई इशूर है वो नॉन बैंक पीपीआई इशूर है, तो उनको क्या करना है, एक मैकेनिज्म पुट ऑन करना है, ताकि क्या करा जा सके, कस्टमर कंप्लेंट्स को रिड्रेस करा जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो खत्म होती है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अभी तक 3.14 तक रिवाइज कर लिया था। पीपीआई एमटीएस में बेसिकली कि अगर पीपीआई एमटीएस के थ्रू कोई इशू हो रहे हैं कार्ड्स, तो आपने क्या करना है, गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करना है, जो भी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद मनी कलेक्टेड को किस तरीके से डिप्लॉय करा जाएगा, तो बैंक्स का जो पैसा है वो क्या करा जाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा। नॉन बैंकिंग पर्सन के केस के अंदर पैसा एस्क्रो अकाउंट्स के अंदर रखा जाएगा, एंड एस्क्रो अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी परमिसेबल डेबिट्स क्रेडिट्स हमने क्या करा, उसको डिस्कस करा। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पशंस को देखा। ठीक है। उसके बाद प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट के केस के अंदर किस तरीके से रीलोडिंग करी जाएगी, हमने उस चीज को क्या करा, डिस्कस करा। हमने उनकी वैलिडिटी को भी देखा। उसके बाद ट्रांजेक्शन लिमिट्स क्या होंगी एंड कुछ मिसलेनियस गाइडलाइंस को हमने डिस्कस करा। उसके बाद रिडम्पशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस, फ्रॉड प्रिवेंशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस एंड कस्टमर प्रोटेक्शन इशू के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को हमने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी मेजर पार्ट है वो क्या होता है, खत्म होता है अबाउट द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर आईओएस यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड पीडीएफ शेयर कर दिए जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।